व्यूअर्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि देखते हैं कि वीडियोस पे कम व्यू है तो वो क्या करते हैं, तुरंत वीडियो को स्किप कर देते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, एक बार देख लेना चाहिए कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है कि नहीं है। क्योंकि कोई इतनी मेहनत करके अगर आपके लिए वो वीडियो क्रिएट कर रहा है तो नॉर्मल सी बात है, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही वो वीडियो में कवर करेगा, इधर उधर की बातें तो कवर नहीं करेगा। तो बहुत मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो आप नेक्स्ट वीडियो पे विजिट करिएगा, नहीं तो फिर मत करिएगा। आपका पसंद होगा कि वो आपको लाइक करना है, आपको वीडियो नेक्स्ट देखना है नहीं देखना है। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर दो। चलिए फ्रेंड, फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हॉर्नबिल बुक्स के से है। क्लास 11 के एनसीईआरटी है, जो कि हमारे केवीएस टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। केवीएस पीजीटी का ये जो सिलेबस है, दी पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है पीजीटी की क्लास के लिए, जो कि खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। इसमें हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे कि ये कैसे आप क्लास 11th की एनसीईआरटी को आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे कैसे क्रिटिकल एनालाइज कर सकते हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें कवर किया। एक वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा, इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 100% मैं गारंटी से कह सकती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो, तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पास हमने क्या किया है। सबसे पहले तो थोड़ा सा आप अपने जो अपना चैप्टर उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज रखी है। देन हमने राइटर की थोड़ी सी बायोग्राफी कवर किया है, क्योंकि एग्ज़ाम के हिसाब से अगर कोई राइटर आपने मेंशन है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसको कौन से अवार्ड मिले, हमने अवार्ड भी देखा हुआ है। तो क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी देखिए थीम, मैंने समरी सब कुछ ऐड किया हुआ है, इसलिए कि आपको एक वीडियो में सब कुछ देखने को मिल जाए। और लास्ट में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ऐड किया है, आप देख सकते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ऐड किया है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, मैंने दोनों ही ऐड किया है। तो फ्रेंड्स, सबसे देखिए, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी समरी इज़ अ रियल स्टोरी। ये एक प्रकार की रियल स्टोरी है। किसकी है? द राइटर्स ग्रैंड मदर। जो राइटर हमारे खुशवंत जी हैं, उनकी ग्रैंड मदर की स्टोरी है। इस मीन्स कि इसके जो प्रोटोगनिस्ट आपको मिलेंगे वो कौन है? राइटर की ग्रैंड मदर। द नेम ऑफ राइटर्स इज़ खुशवंत सिंह। मैंने बताया कि राइटर कौन थे? खुशवंत सिंह की जो दादी माँ है उनकी पूरी एक कहानी है। मीन्स खुशवंत सिंह बताते हैं कि वो अपने बचपन की उम्र को याद करते हैं कि किस प्रकार से वो अपने दादी के साथ रहते थे। तो क्या हमें इस स्टोरी में देखने को मिलेगा? चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी touches upon values like kindness, affection, selfness, love, connection and acceptance। इसमें आपको पूरा देखने को मिलेगा कि उनकी दादी किस प्रकार से एक काइंड लेडी हैं। वो किस प्रकार से अपने पोते को, ग्रैंड सन को किस प्रकार से अफेक्शन करती हैं, मीन्स लव करती हैं। उनका और उनके ग्रैंड सन के बीच कितना कनेक्शन है। फिर वो लास्ट में क्या हो जाता है, फिर एक्सेप्टेंस भी कर लेते हैं कि हाँ वो अब बड़ा हो गया, मुझसे दूर जाएगा। तो इस प्रकार से वो अकेले रहना भी सीख लेते हैं। विच आर एग्जिबिटेड बाय द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी, द नरेटर्स ग्रैंड मदर। तो हमारी जो मेन कैरेक्टर वो कौन है? नरेटर्स की ग्रैंड मदर है। मिस जो हमारे खुशवंत जी हैं उनकी ग्रैंड मदर है। इन द स्टोरी द ओल्ड ग्रैंड मदर हु इज़ स्ट्रगलिंग विथ ओल्ड एज, जो कि बहुत ही बूढ़ी हैं, हैज़ पीसफुली एक्सेप्टेड सॉलिट्यूड एंड ऑलवेज रिमेन्स कंटेंट विथ एवरीथिंग। द स्टोरी फर्दर डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन हर एंड हर ग्रैंडसन। ये स्टोरी एक डिस्क्राइब करती है कि किस प्रकार से रिलेशन में चेंजेस आ जाते हैं दादी और उनके पोते के बीच। द मॉडर्न कंटेम्प्रेरी लाइफ स्टाइल की वजह से द ओल्ड लेडी इवेंचुअली गॉट हरसेल्फ बिजी विद द बर्ड्स एंड गॉड्स एंड लर्न टू लाइव इन सॉलिट्यूड अंटिल हर डेथ। तो क्या करती हैं इसमें जो लेडी हैं, वो पहले तो बचपन में तो राइटर उन्हीं के साथ रहता है, पर जैसे जैसे उसको बड़ा होना पड़ता है वो बाहर फिर सिटी लाइफ जीना शुरू कर देता है, स्कूल में जाना शुरू करता है, फिर वो बाहर अब्रॉड में पढ़ना शुरू कर देता है। तो उसकी दादी क्या कहती हैं, इस तरीके से सॉलिट्यूड में वो रहने लगती हैं और लास्ट में क्या होती है, उनकी डेथ हो जाती है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आप स्टार्ट से ज़रूर देखिए। तो जो हमारे जिसकी हमें बायोग्राफी देखनी, जो हमारे राइटर हैं वो कौन है? खुशवंत सिंह है। तो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एक नंबर तो आपका यहीं से बन जाता है। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी किसका वर्क है? तो आपको आंसर टिक करना है खुशवंत सिंह का। तो एक बार हमारे जो राइटर इनकी बायोग्राफी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए कवर कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड।
जो खुशवंत जी हैं, ही वॉज अ फाउंडर एडिटर ऑफ योजना, जो इन ये एक योजना, इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये पत्रिका थे, मीन्स ये एडिटर किसके थे, ये योजना जो फाउंडेशन था उसके ये फाउंडर कह लीजिए या फिर एडिटर कह लीजिए, इसके थे योजना के। द नेशनल हेराल्ड एंड हिंदुस्तान टाइम्स, जो कि ये था द नेशनल हेराल्ड एंड हिंदुस्तान टाइम्स का था। खुशवंत सिंह वॉज बॉर्न इन द ईयर 1915 हदाली पाकिस्तान, जो कि अब हमारे क्या हो गया, वो पाकिस्तान का हो गया। पहले तो वो जब बंटवारा नहीं हुआ था, मीन्स वो डिवाइडेशन नहीं हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो ये इंडिया में ही माना जाता, बट अब ये पाकिस्तान में, हदाली जो है पाकिस्तान में है। उस टाइम क्या है, इनका जन्म कब हुआ था फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट करने वाली चीज़ है क्योंकि आपके राइटर से क्वेश्चन आ सकता है। 1950 ही डाइड ऑन, हम उतना ही राइटर का कवर करेंगे जितना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केवीएस मोस्टली एनसीईआरटी का बेस है, तो ज़्यादातर इसमें राइटर से क्वेश्चन बहुत जो इंपॉर्टेंट रहेगा, मतलब उनका जन्म, उनका डेथ और उनको कौन से अवार्ड मिले हैं, ये सब इंपॉर्टेंट हमारे राइटर के बेस पे रहेगा। तो हमें राइटर को इतना कवर करना पड़ेगा, तो हम मोस्टली वही चीज़ें कवर किए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। ही डाइड ऑन 20 मार्च 2014, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी 20 मार्च 2014 में हुई थी। कब, 99 की एज में हुई थी, ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट, तो कार्डियक के अटैक के द्वारा इनका जो मृत्यु हुआ था। ही इज़ मोस्ट फेमस फॉर हिज हिस्टोरिकल नॉवल ट्रेन टू पाकिस्तान, ये इनका एक वर्क है ट्रेन टू पाकिस्तान, बहुत अच्छी है। ट्रेन टू पाकिस्तान बहुत अच्छी है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए अगर टाइम मिले तो। ही इज़ अ मोस्ट फेमस फॉर हिज हिस्टोरिकल नॉवल ट्रेन टू पाकिस्तान, इसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया है वही डिवाइडेशन वाला, पब्लिश इन 1956, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका ट्रेन टू पाकिस्तान नॉवल इंपॉर्टेंट है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है घुमा फिरा के ट्रेन टू पाकिस्तान किसका है, तो आपको टिक करना है खुशवंत सिंह का। अब थोड़ा सा खुशवंत जी की फैमिली डिटेल्स भी जान लेते हैं। खुशवंत सिंह फैमिली वाज रिच, ये रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। हिज फादर नेम वॉज सर शोभा सिंह, who was a builder and contractor. His mother name was Lady Varyam Kaur. He was married to Kawal Malik and has a son Rahul Singh and a daughter Mala. Renowned film actress Amrita Singh is his niece. अमृता सिंह को सभी लोग जानते होंगे क्योंकि वो बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हैं। इनकी नीस रहती थी, मीन्स डॉटर ऑफ हिज ब्रदर दलजीत सिंह की बेटी हैं अमृता सिंह। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा इनका एजुकेशन देख लेते हैं कि इनका एजुकेशन कहाँ से रहा है। ही वॉज एजुकेटेड एट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लाहौर, एट किंग्स कॉलेज इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड द इनर टेम्पल बेस्ड इन लंडन। मीन्स ये अब्रॉड भी गए थे पढ़ने के लिए, कहाँ गए थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे लंदन के। थोड़ा सा इनको अवार्ड तो आपको बहुत ही बिल्कुल क्लियर माइंड ओपन करके आपको देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको जो अवार्ड मिले थे, काफ़ी ज़्यादा इनको अवार्ड मिले थे, तो इसलिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनको राइटर को, हमारे जो खुशवंत जी हैं, उनको कितने अवार्ड मिले हैं। इन 1974 ही वॉज ऑनर्ड द पद्म भूषण बाय इंडियाज़ प्रेसिडेंट, इंडिया के प्रेसिडेंट द्वारा इनको 1974 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ था। हाउएवर इन 1984 ही रिटर्न द ऑनर एज प्रोटेक्ट टू इंडिया गवर्नमेंट अगेंस्ट द स्टॉर्मिंग ऑफ गोल्डन टेम्पल बाय द इंडियन आर्मी। लेकिन थोड़ी दिन बाद ये रिटर्न कर दिए थे, ये जो था, क्योंकि गोल्डन टेम्पल बाय इंडियन आर्मी अगेंस्ट मीन्स स्टॉर्मिंग वहाँ पास स्टॉर्मिंग हो गया था, उसकी वजह से ये रिटर्न कर दिए थे। सेकंड इनका जो नॉवेल है फ्रेंड्स, ये देखिए, इन द ईयर 2007 खुशवंत सिंह वॉज अवार्डेड विद द पद्म विभूषण। पहले उनको पद्म भूषण मिला था, अब नेक्स्ट 2007 में इनको कौन सा अवार्ड मिला, पद्म विभूषण। और भी अवार्ड है, बहुत ज़्यादा अवार्ड है, मैंने ज़्यादा नहीं मेंशन किए हैं क्योंकि एग्ज़ाम के ज़्यादा मोस्टली आपको अवार्ड देखने को मिलेगा पद्म भूषण, पद्म विभूषण। अगर ये अवार्ड किसी राइटर को मिले हैं तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन द ईयर 2006 ही वॉज अवार्डेड पंजाब रत्न अवार्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा इनको पंजाब रत्न भी अवार्ड मिल चुका है। कब मिला है फ्रेंड, 2006 में मिला है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक एक चीज़ अपने नोट्स में मेंशन करते जाइए, खुद का हैंड रिटन नोट्स बनाइए। ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपके नोट्स के सिवा किसी का नोट्स आपको एग्जाम के टाइम फ़ायदा नहीं करेगा। इन जुलाई 2000 ही वॉज बेस्ट यू टू द हॉनेस्ट मैन ऑफ द ईयर अवार्ड। इनको ऑनेस्ट मैन ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिल चुका है। किसके द्वारा मिला है, बाय सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन फॉर हिज ब्रेवरी एंड सिंसियरिटी इन हिज ब्रिलियंट इंसिसिव राइटिंग एट द ऑनर इवेंट। किसके द्वारा मिला है, ये देखिए, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर डिस्क्राइब हिम एज जब ये ऑनर मिला तो उनको फिर आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर ने क्या डिस्क्राइब किया उनके लिए, ह्यूमरस राइटर एंड इनवेट्रेड बिलीवर इन ह्यूमन गुडनेस विद अ डेविल मेक हियर स्टैंड्स एंड गेस्टी माइंड। अगर ये लाइन एग्जाम में आ जाती है फ्रेंड, किसके लिए कहा गया है, तो आपको देना है खुशवंत सिंह के लिए लाइन
कही गई है और किसके द्वारा की गई है, तो आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर थे उनके द्वारा ये डिस्क्राइब किया गया है। किसके बारे में, खुशवंत सिंह के द्वारा। आई होप आपका ये सब क्लियर हो रहा होगा। थोड़े से अवार्ड और है वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी समरी स्टार्ट करते हैं। In 2010 he was given साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड बाय साहित्य अकेडमी ऑफ इंडिया। 2010 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। ये आप देख सकते हैं कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, साहित्य अकेडमी, भारत पंजाब रत्न, इनको कितने सारे अवार्ड मिले हैं। तो आपको इतना देखना पड़ेगा कि कौन से राइटर कितने ज़्यादा अवार्ड मिले हैं। तो इसलिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनके अवार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते थे, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इन 2012 ही वॉज गिवन ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ फोरम एनुअल फेलोशिप अवार्ड बाय उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव। आप देख रहे हैं। देन बात करते हैं, ही वॉज ऑल्सो ऑनर्ड विथ ऑर्डर ऑफ खालसा, निशान खालसा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ऑर्डर ऑफ खालसा से किसको नवाजा गया है। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा अगर ऑप्शन में खुशवंत सिंह है तो आप उसको आराम से टिक कर सकते हैं, 1 नंबर आपका पक्का हो जाता है। खुशवंत सिंह वॉज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा के ये मेंबर बन चुके हैं। कब बने हैं, 1980 से 1986 तक। फिर इसके बाद इनकी कुछ इंपॉर्टेंट वैसे तो इनका वर्क बहुत है लेकिन मैंने शॉर्ट स्टोरी इसलिए मेंशन किया है क्योंकि एक जो हम द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पढ़ रहे हैं वो भी हमारी एक शॉर्ट स्टोरी ही है। तो मोस्टली जो हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो शॉर्ट स्टोरी से ही बन सकते हैं कि ये शॉर्ट स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है। तो आप देख लीजिए द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये तो हमारा चैप्टर ही है। द स्ट्रेन, सक्सेस मंथ, अ लव अफेयर इन लंदन, द ओक, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी कलेक्टेड स्टोरी, जो कि 2013 में आई थी। ये पूरे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आपको ये पूरा देखना चाहिए फ्रेंड्स। अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे, जो कि हमारा चैप्टर क्या है। एक बार हम इसकी समरी स्टार्ट करने से पहले इसका थीम देख लेते हैं, क्योंकि थीम जानना ज़रूरी है कि किस चैप्टर का क्या थीम होगा। आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि इस चैप्टर का थीम क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो देख लीजिए द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी थीम क्या हो सकता है। द थीम कैन बी इंटरप्रेटेड एज स्पैनिंग मैनी स्टेजेस ऑफ द ऑथर्स लाइफ, मतलब ऑथर्स की मैनी स्टेजेस को यहाँ इसमें डिस्क्राइब किया गया है। ड्यूरिंग द चाइल्डहुड में डिस्क्राइब किया गया, क्या डिस्क्राइब किया गया है चाइल्डहुड में। द की थीम्स वर, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, द की थीम वर सीन टू बी इनोसेंस। जो थीम डिस्क्राइब किया गया है चाइल्डहुड टाइम, 3 टाइप में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहले तो हम चाइल्डहुड का देख लेते हैं। चाइल्डहुड में जो फ्रेंड डिस्क्राइब किया गया वो इनोसेंस, एडमायरेशन एंड लव बिटवीन अ ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन। फिर ड्यूरिंग द ऑथर स्टे इन सिटी, फिर उसके बाद ऑथर जब थोड़ा बड़ सिटी में चला जाता है, अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है। अभी हम समरी में पूरा एक चीज़ क्लियर करेंगे। जब सिटी में चला जाता है तो थोड़ा सा वो अपनी दादी से अलगा हो जाता है, तो वहाँ पास उसका जो थीम क्रिएट हुआ है तो वो कौन कौन सी थीम है ये हम देख लेते हैं। वेयर द टू वर लिंक्ड बाय थीम्स सेपरेशन एंड अनफैमिलियरिटी, मीन्स सेपरेशन हो जाता है उसका और उसकी दादी का सेपरेशन हो जाता है उसकी दादी से। अब दादी उसका ज़्यादा फैमिली में नहीं रहती हैं, तो ये हमें देखने को मिलता है थीम इस वाले स्टेज पे, मीन्स जब वो सिटी लाइफ में जाता है। फाइनली द फॉलोइंग इज रिटर्न फॉर अब्रॉड, फिर फाइनली वो तीसरा स्टेज ये दिखाया गया इस द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में कि उसका दादी जो रहती है उनके पोते मीन्स खुशवंत सिंह अब्रॉड चले जाते हैं पढ़ने के लिए। तो क्या यहाँ पर जब अब्रॉड चले जाते हैं तो कौन सा थीम दिखाया गया है, द डोमिनेंट सब्जेक्ट अपीयर्स टू अ सेंस ऑफ रीयूनियन। इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से वो जब वापस आते हैं तो यहाँ पास मतलब दादी और पोते का रीयूनियन दिखाया गया है, एज वेल एज बिटर स्वीट एंडिंग। बिटर स्वीट एंडिंग इसलिए कहेंगे क्योंकि दादी ने अपना लाइफ जी चुकी थी, तो लास्ट में उनकी डेथ दिखा दी जाती है। मतलब एक तो रीयूनियन तो दिखाया जाता है जब उनका पोता वापस आता है, लेकिन उसके कुछ ही दिन मीन्स 2-3 दिन के अंदर ही, आप मोस्टली मान लीजिए 1 हफ्ते के अंदर ही इनकी दादी का डेथ हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पास बिटर स्वीट अब आप देख रहे हैं कि मीन्स बिटर स्वीट एंडिंग हो जाता है। मतलब एक अच्छी बिटर स्वीट इससे कहते हैं फ्रेंड जो कि आपको ऐसा फीलिंग जो कि आपको सुख भी दे और दुख भी दे। सुख याद दिया कि वो अब्रॉड से वापस आया तो उसकी दादी को इतना सुख मिला कि उसका पोता आ गया तो उन्होंने पार्टी वार्टी किया, बट एंडिंग इतनी थी कि उसकी दादी का डेथ भी हो जाता है। तो ये क्या हो गया, बिटर स्वीट मीन्स खट्टा मीठा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम अपनी समरी पर चलते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास हमारी 14 मिनट्स की हो गई। आई होप हम लोग आधे घंटे में क्लास कवर कर लेंगे, बट नहीं कर पाएंगे तो ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा ही है कि हम बहुत डिटेल में जा रहे हैं कि इस वीडियो के देखने के बाद आपको कोई और वीडियो की ज़रूरत ना पड़े। तो देख लीजिए थोड़ा सा हम लोग समरी एकदम फास्ट वे में जानेंगे,
द राइटर रिकॉल्स हिज ग्रैंड मदर एज शॉर्ट, हेल्दी एंड साइलेंटली बेंट। अब देखिए आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राइटर अपनी ग्रैंड मदर को कैसे डिस्क्राइब करता है, तो कैसे डिस्क्राइब करता है फिर? हेल्दी, स्लाइटली बेंट, हर हेयर्स वर सिल्वर इन कलर एंड वर स्कैटर्ड मेसली ऑन द रिंकल फेस। उनके फेस पे क्या है? रिंकल पड़ा हुआ है, उनके फेस पे रिंकल पड़ा हुआ है। ऐसे ऑथर, ये क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाएगा कि ऑथर ने किस प्रकार से अपनी ग्रैंड मदर को डिस्क्राइब करता है चैप्टर में। तो ये सीधे है कि उन हेल्दी हैं, शॉर्ट हैं, स्लाइटली बेंट है, थोड़ी सी झुकी हुई हैं मीन्स, और उनके हेयर कैसे हैं? वाइट या फिर सिल्वर कह लीजिए, और उनके जो चेहरे पे रिंकल पड़ी हुई है। सी यूज टू वॉक अराउंड द होल हाउस इन वाइट क्लॉथ, पूरे कमरे में वो सफ़ेद कपड़ा पहन के घूमती रहती हैं। मीन्स सी केप्ट हर वन हैंड टू रेस्टिंग हर वेस्ट, एक हैंड वो अपना वेस्ट पे रखे रहते हैं, एंड अदर हैंड वॉज अ टेलिंग द बीट्स ऑफ द रोजरी, मीन्स अब इधर उधर टहलती रहती हैं, मीन्स कुछ ना कुछ मुझे बताती रहती हैं। द राइटर थिंक्स ऑफ हर एज नॉट वेरी प्रिटी, राइटर क्या सोचता है कि मेरी दादी बहुत ज़्यादा सुंदर तो नहीं है, बट कॉन्स्टेंटली ब्यूटीफुल ऑल द टाइम, बट उनका बिहेवियर इतना अच्छा है कि वो ऑल टाइम सुंदर ही लगती हैं। मीन्स अपनी वो जो उनका जो मतलब कि कह सकते हैं कि जो उनका बिहेवियर था सबके प्रति, वो बहुत ज़्यादा काइंडनेस, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि वो बहुत ज़्यादा काइंडनेस है। तो इस प्रकार से उनका जो था वो बहुत ही ज़्यादा इस प्रकार से वो ब्यूटीफुल लगती थी। राइटर ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। ही कंपेयर्स हर काम फेस विद द विंटर लैंडस्केप। अब ये उनका काम फेस मतलब कि उनका किससे कंपैरिजन करता है? विंटर लैंडस्केप। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन बन जाए कि राइटर किससे कंपैरिजन करता है अपनी दादी के काम फेस को, तो आंसर आपका रहेगा विंटर लैंडस्केप। ड्यूरिंग देयर लेंथी स्टे इन द विलेज, ये क्या करते हैं कि बचपन में जब इनके माता पिता सिटी जाते हैं तो इनको अपने दादी के पास ही, इनके दादी के पास ही छोड़ देते हैं। तो ये यहाँ यहीं पास पढ़ते हैं। फिर क्या करते हैं? ग्रैंड मदर के साथ ही ये अपने विलेज में रहते हैं। ग्रैंड मदर वो कब हिम अप फ्रॉम द बेड इन द अर्ली मॉर्निंग में ही, मतलब सुबह सुबह ही उनकी दादी माँ उनको जगा देती हैं। प्लास्टर हिज वुडन, पहले एक स्लेट रहता था, अभी तो नॉर्मल सी बात है, डिजिटल ज़माना हो गया, बट पहले की टाइम ऐसा स्लेट रहता था कि उसको सुबह डेली उसको वो उसमें चौक वो लगाना पड़ता था, मतलब एक प्रकार से आप कह लीजिए कि कलर करना पड़ता था उसको लिखने के लिए। तो प्लास्टर चढ़ाती थी उनके स्लेट पे। ऑर्गेनाइज्ड हिज ब्रेकफास्ट उनके लिए ऑर्गेनाइज करती थी, और उसके लिए क्या करती थी? वो रात को बसे हुए रोटी पे घी लगा के दे देती थी। एंड सेंड हिम टू द स्कूल, और फिर अपने पोते को वो स्कूल भेजे। द टेम्पल वॉज कनेक्टेड टू द स्कूल, वहाँ पास स्कूल से कनेक्टेड ही एक टेम्पल था। शी सैट इनसाइड एंड स्टडी द सेक्रेट टेक्स्ट वाइल द चिल्ड्रेन लर्न द अल्फ़ाबेट, और वहाँ पास वो बैठ के मंदिर में पूजा पाठ करती थी, अपना माला फेरती थी और स्टडी करती थी, मतलब अल्फ़ाबेट को थोड़ा वो ध्यान देती थी कि क्यों ये बच्चे पढ़ते हैं। सेकेंड स्टैंजा आ गया फ्रेंड हमारा। ऑन देयर वे बैक टू द होम सी यूज टू गिव द स्टील चपातीज टू द स्ट्रीट डॉग, और जब वो लोग स्कूल से रिटर्न होते थे तो दादी कुछ रोटियां ली रहती, तो जो स्ट्रीट के जो गली के कुत्ते रहते हैं उनको वो रोटियां तोड़ तोड़ के डालती थी। अ टर्निंग पॉइंट इन देयर ब्यूटीफुल रिलेशन अराइव्ड। अब फ्रेंड्स सब कुछ अच्छा तो नहीं चलेगा, कुछ टर्निंग पॉइंट भी तो दिखाना पड़ेगा ऑथर को। तो वो क्या कहते हैं कि अब उनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है जो कि उनके ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को ख़त्म करने के एकदम कगार पे कर देता है। व्हेन दे वेंट टू द लाइव इन अ सिटी, अब क्या आता है कि उनके पेरेंट्स की खबर आती है कि आप लोग सिटी में आ जाओ। तो उसकी खुशवंत जी की दादी मीन्स राइटर की दादी एंड वो सिटी लाइफ में चले जाते हैं, अपने पेरेंट्स के पास वो चले जाते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे शेयर्ड रूम, हालांकि वो लोग एक ही रूम में रहते हैं, उसकी दादी और पोता एक ही रूम में रहते हैं। देयर रिलेशनशिप स्टार्टेड टू ग्रो अपार्ट, बट उनके रिलेशनशिप में थोड़ी दूरियाँ आ जाती हैं। नाउ द राइटर यूज टू गो टू द सिटी स्कूल on a school bus. It studied subjects like English, physics, mathematics and many more subjects that his grandmother could not understand at all. तो पहले देखिए गांव में क्या रहता था, दादी खुद अपने बच्चे को छोड़ने स्कूल जाती थी, फिर मंदिर में रहती थी, वहाँ पास सांस्कृतिक धार्मिक चीज़ें खुद पढ़ती थी, माला फेरती थी, बट यहाँ पास स्कूल बस हो गया तो स्कूल दादी नहीं छोड़ने जाए, इससे वजह से वो उदास रहती थी। पहले वो धार्मिक पुस्तकें ज़्यादा अपने पोते को पढ़ाती थी, बट अब वो न्यू स्कूल में गया, सिटी लाइफ के स्कूल में गया, वहाँ पास उसको धार्मिक पुस्तकें पढ़ने को नहीं मिलती हैं। वहाँ पास उसको क्या मिलता है फ्रेंड? ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% आ सकता है कि सिटी लाइफ में राइटर को कौन सी पुस्तकें पढ़ने को मिल सकती है। तो आपको देखना है
English, physics, mathematics and many more subjects that his grandmother could not understand at all. उनकी दादी को नहीं समझ में आता था कि ये सारे पुस्तकें बच्चों को क्यों पढ़ाई जा रही है। उनको लगता था कि ये सब पुस्तकें नहीं पढ़ानी जानी चाहिए, उन्हें जो पढ़ाने जानी चाहिए वो पढ़ानी चाहिए, धार्मिक पुस्तकें पढ़ानी चाहिए, बच्चों को धार्मिक बनाना चाहिए, ऐसा उनकी दादी का मानना था। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। स्टोरी थोड़ी बड़ी है फ्रेंड, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, प्लीज़ पेशेंस बना के रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस चैप्टर से हमारा 1-2 नंबर भी फंस रहा है तो बहुत अच्छी बात होती है। अगर हमारी बातें अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। ही नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हिज ग्रैंड मदर कुड नो लॉन्गर गो टू स्कूल विद हिम टू सेंड हिम। अब मैंने बताया कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी अब वो नहीं जाती थी उसको स्कूल छोड़ने के लिए। सी फेल्ट अपसेट, वो बहुत ज़्यादा अपसेट फील करने लगी। दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड स्क्रिप्चर एंड द सिटी स्कूल। सिटी स्कूल में गॉड के बारे में नहीं पढ़ा जाता था, वहाँ पास साइंस इंग्लिश ये सब पढ़ाया जाता है। इन स्टेड ही वॉज गिवन म्यूजिक लेसन्स, बल्कि वो लोग म्यूजिक लेसन्स, अब उनका जो बच्चा था, उनका जो पोता था, म्यूज़िक सीखने लगा था, जो कि उनकी दादी को नहीं पसंद था। बट सी शेयर नथिंग, उससे वो उनको नहीं अच्छा लगता, वो दुखी रहती थी कि वो उसको अब ये धार्मिक चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही, ये सब पढ़ाई जा रही है, उसको म्यूज़िक बताया जा रहा है जो कि उसकी दादी को नहीं पसंद था। उसकी दादी को क्या लगता था, सी टॉट म्यूज़िक वॉज ड्रेडफुल, म्यूज़िक एक प्रकार से ड्रेडफुल है। इट वॉज जस्ट गुड फॉर प्रोस्टिट्यूट एंड बेगर्स अकॉर्डिंग टू हर। उनको लगता था म्यूज़िक केवल जो प्रोस्टिट्यूट होती हैं या फिर भिखारी लोग होते हैं उनके लिए ही केवल बना है, ऐसा उनकी दादी का मानना था। इट वॉज नॉट इंटेंडेड टू जेंटलमैन, ये जेंटलमैन लोग म्यूजिक व्यूजिक नहीं सुनते, ये लोग क्या करते हैं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, इस प्रकार से उनकी दादी का मानना था। तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि उनका जो पोता है इस तरीके की पुस्तकें पढ़ रहा है। देन नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, वेन द राइटर वेंट टू यूनिवर्सिटी। अब देखिए अभी तक तो स्कूल का सीज़न चल रहा था, बट जब राइटर स्कूल, अब जब थोड़ा सा बड़ा हो गया राइटर, तो वो क्या गया, यूनिवर्सिटी जाने का टाइम आ गया। वेन द राइटर वेंट टू अ यूनिवर्सिटी ही गॉट अ सेपरेट रूम इन हिज हाउस। अब बच्चा बड़ा हो गया तो उसको ढेर सारा जगह चाहिए, तो अब क्या हो जाता है कि दादी और पोते का कमरा अलग हो जाता है। अभी तक तो क्या रहता था, दोनों का कमरा एक रहता था, हालांकि उन दिन भर भले ही ज़्यादा बातें ना हो लेकिन साथ में कम से कम रहते तो थे। बट अब जब वो राइटर जाते हैं, यूनिवर्सिटी का टाइम आता है, तो रूम ही सेपरेट हो जाता है इन हिज हाउस, घर में। मीन्स दादी का कमरा अलग हो गया और स्टूडेंट का कमरा, पोते का कमरा अलग हो गया। द कॉमन लिंक ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रैंड सन एंड ग्रैंड मदर वॉज ब्रोकन नाउ। अब इनका रिलेशन जो देख रहे हैं कि टूटा हुआ जा रहा है। ग्रैंड मदर रियली टॉक टू एनी वन इन द हाउस नाउ। मुश्किल से ही दादी माँ थी, वो मुश्किल से ही किसी से बात करती थी इस घर में। वो मतलब चुपचाप रहने लगी, अब वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, उनको अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल भी। द राइटर ग्रैंड मदर क्वाइटली एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस। अब मैंने ऊपर आपको थीम बताया था कि एक्सेप्टेंस भी आ जाती है, लोनलीनेस भी आ जाता है, तो इसीलिए देखिए इस चैप्टर में क्या आ गया कि लोनलीनेस देखने को मिल रहा है। तो अब दादी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मुझे अकेले ही रहना है, अब जो भी होना था ठीक है, अब मुझे अकेले ही रहना। सी वॉज कॉन्स्टेंटली ऑक्यूपाइड विद हर स्पाइनिंग व्हील एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स एंड सी हार्डली एवर स्पोक टू एनीवन। अब वो बस क्या करती थी, अपना जो हाथ में माला लेती थी वो उसको फेरती रहती थी, भगवान की प्रेयर करती रहती थी और किसी से मुश्किल से ही कुछ शब्द बोलती थी, ज़्यादा वो किसी से बात भी नहीं करती थी। सी टुक अ ब्रेक इन आफ्टरनून। अब वो आफ्टरनून में एक तो छोटा सा ब्रेक लेती थी। उस टाइम वो क्या करती थी, हर डेली रूटीन, उस टाइम का उनका रूटीन बना हुआ था, ब्रेकिंग ब्रेड इनटू द पीस एंड गिविंग इट टू द बर्ड। रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके वो क्या करती थी फ्रेंड्स, जो वहाँ पास ढेर सारे बर्ड आ जाते थे, वो डेली का उनका ये रूटीन बन चुका था कि जो छोटे छोटे वहाँ पास रोटी के टुकड़े वो करके डाल देती थी, उस पर बहुत सारे बर्ड्स आ जाते थे और उन रोटी के टुकड़े को खाते थे, वो दादी के साथ खेलते थे। द बर्ड वुड पर्च ऑन हर लेग्स, हेड एंड इवन द शोल्डर। उनके ऊपर वो बैठते थे, कभी उनके हाथों पे बैठ रहे, कभी उनके सर पे बैठ रहे, कभी उनके पैर पे बैठ रहे हैं। दादी उससे अपना जो क्या करती थी, ये जो ब्रेक का टाइम है आफ्टरनून का, वो उस चिड़ियों के साथ इंजॉय करना शुरू कर दी थी। अब दादी क्या करती थी, अपना माला फेरती थी, भगवान की प्रेयर करती थी और चिड़ियों के साथ अपना लाइफ स्पेंड करना शुरू कर दी थी और हार्डली ही किसी से वो बात करती थी। इस वाले पैराग्राफ का ये थीम रहा है। नेक्स्ट, When the writer was living on a trip। अब देखिए फ्रेंड, अभी आपने क्या देखा, राइटर का स्कूल लाइफ देखा, उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी लाइफ देखा, सबसे पहले तो गांव का लाइफ देखा, फिर उसके बाद सिटी की स्कूल लाइफ देखा, फिर उसके बाद उनका यूनिवर्सिटी का लाइफ देखा। अब उनका आ गया है अब्रॉड जाने का टाइम। अब सोचिए कि दादी पे क्या बीतेगी, आप थोड़ा फील कर लीजिए।
फिर हम अपना स्टार्ट करते। वेन द राइटर वॉज लिविंग ऑन अ ट्रिप अब्रॉड फॉर हिज फर्दर स्टडी, आगे की पढ़ाई के लिए जब वो अब्रॉड जाने लगे, हिज ग्रैंड मदर डिड नॉट गेट डिस्टर्ब एट ऑल, उनको ज़्यादा कुछ नहीं लगा, मतलब वो फील ऐसा, हालांकि अंदर से उनको लग रहा, बट ऐसा सो की कि उनको ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं लगी। रेदर शी वेंट टू द ट्रेन स्टेशन टू से गुड बाय, वो अपने पोते को स्टेशन तक छोड़ने आती है, गुड बाय कहने के लिए आती हैं, बट शी डिड नॉट से एनीथिंग, बट वो कुछ कहती नहीं है। मेरली किस्ड हिज फॉरहेड, अपने पोते को के माथे पर एक प्यारा सा किस करती हैं और गुड बाय कह देती हैं। हालांकि जब राइटर जाने लगता है तो वो क्या सोचता है अपने दादी के बारे में, सबसे पहले तो इनका देख लीजिए। और वो क्या करते हैं, अपने पोते को किस करके उसके लिप और अपने वो फिर प्रेयर करने लगती हैं। हर लिप्स वर मूविंग इन अ प्रेयर, उनके क्या ओठ बड़बड़ाने लगते हैं भगवान की प्रेयर में। हर थॉट्स वर कंज्यूम्ड बाय प्रेयर एंड हर फिंगर्स consumed by prayer and her fingers were busy reciting the story of the beads। फिर उनका वो क्या करता है कि वो प्रेयर करने लगती हैं और फिर अपना माला फेरने में बिजी हो जाती है। ऑन हर रोजरी, जो कि वो डेली करती रहती थी, अपना माला फेरती रहती थी, उसमें वो बिजी हो जाती है, अपने पोते को फॉरहेड पे किस करके वो फिर क्या बिजी हो जाती है। सीइंग हर ग्रैंड मदर एट दिस ओल्ड एज, इतने बूढ़ी अवस्था में जो राइटर रहता है अपनी ग्रैंड मदर को देखता है, वो क्या सोचता है। द राइटर वॉज थिंकिंग दैट, कि वो सोचता है कि इट माइट बी हिज लास्ट मीटिंग विथ हिज ग्रैंड मदर, वो सोचता है कि अब तो मैं 5 साल के लिए पढ़ने अब्रॉड जा रहा हूँ, मुश्किल से बात है कि अब मेरी दादी मुझे अब दोबारा देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी बूढ़ी हैं। अब 5 साल बाद मैं रिटर्न होऊंगा तो दादी तो मीन्स क्या अब बोल सकते हैं कि वो नहीं मिलेंगे, ऐसा वो लगता था, ऐसा राइटर को लगता था कि अब ये उनकी लास्ट मीटिंग है। बट वेन ही केम बैक होम आफ्टर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर, बट वो जब क्या कहते हैं 5 साल बाद जब राइटर वापस आता है अब्रॉड से पढ़ाई करके, हिज ग्रैंड मदर वॉज देयर टू वेलकम हिम बैक एंड ही शाह हर सेलिब्रेट हिज रिटर्न। वो क्या देखता है कि स्टेशन पर उसकी दादी माँ पहुँची हुई हैं उसे रिसीव करने के लिए। वो देखता है कि दादी माँ में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं, वो अभी भी वैसे ही झुकी हुई हैं, अभी भी उनके वैसे ही सफ़ेद बाल हुआ। जैसे राइटर एक्सप्रेस करता है कि जैसे मैं कल ही छोड़ के गया था अपनी दादी को, जिस प्रकार से छोड़ के गया था, मैं 5 साल बाद रिटर्न हुआ हूँ, फिर भी दादी माँ मुझे उसी हिसाब से उसी अवस्था में मिली हैं। तो ये देख के राइटर बहुत खुश होता है। तो उसकी दादी घर पे एक छोटा सा पार्टी अरेंज करती है अपने बच्चे के रिटर्न होने का, एक गेट टुगेदर करते हैं कि हाँ मेरा बच्चा अब्रॉड से रिटर्न हुआ है, छोटी सी पार्टी करती हैं। तो इस पार्टी में उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर द रिटर्न ऑफ हिज ग्रैंड सन ही गॉट इल, मीन्स वो जो पार्टी होता है उसमें थोड़ी सी उनकी दादी का तबीयत खराब हो जाता है। और द डॉक्टर टोल्ड देम दैट इज वॉट स्लाइट फीवर एंड कुड गो अवे वेरी सून। डॉक्टर बिल्कुल एकदम लाइटली ले लेता है कि हाँ इनको कुछ भी नहीं हुआ, दादी बिल्कुल ठीक है, इनको हल्का सा फीवर है, बट स्टिल सी कुड फॉर सी दैट, मीन्स आप देख रहे हैं कि डॉक्टर क्या कहता है, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, मीन्स आप क्या देख रहे हैं कि ये क्या हो जा रहा है बार बार, कि डॉक्टर तो बिल्कुल लाइटली ले लेता है कि हाँ उनको हल्का सा फीवर है, बिल्कुल ठीक है दादी, पर दादी अंदर से जानती हैं कि अब उनका अंतिम समय आ चुका हुआ है। तो क्या करती हैं, वो फिर स्टार्ट कर देती है अपना माला फेरना भगवान के प्रेयर में। देखिए यहाँ पास सीधे दिखा गया है कि सी स्टिल सी कुड फॉर शी दैट हर टाइम टू लीव दिस वर्ल्ड वॉज नियर, मतलब कि अब इस दुनिया का छोड़ने का समय आ गया, वो बहुत ही पास में है। उनकी दादी को पता चल जाता है, जबकि डॉक्टर क्या कहता है कि हाँ इनको हल्का सा फीवर है, घबराने की कोई भी बात नहीं है, वो बिल्कुल लाइट ले लेता है डॉक्टर। पर दादी अंदर से जान जाती है कि हाँ मेरा अब अंतिम समय आ गया है। सी डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट हर टाइम टॉकिंग टू समवन, और वो अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, किसी से बात करके किसी के साथ बैठ के वो अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती थी। हर फिंगर्स वर बिजी रिसाइटिंग द स्टोरी ऑफ स्ट्रो ऑफ बीड्स ऑन हर रोजरी। ये आप क्या देख रहे हैं कि ये एक माला रहता था जो कि वो हमेशा अपने हाथ में लेके फिरती रहती थी। अब वो क्या करती हैं कि वो भगवान से प्रेयर करती हैं और वो माला बस अपने हाथ से फेरती रहती थी। ये सोचती थी कि अब किसी से मेरा अंतिम समय आ गया, मुझे किसी से भी बात करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, मुझे जो करना है वो मुझे भगवान को याद करना है। शी वेंट टू हर बेड प्रेइंग एंड टेलिंग द बीड्स टिल हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड रोजरी फेल डाउन फ्रॉम हर लाइफलेस हैंड। वो क्या करती हैं, अपने रूम में जाती हैं, अपने बेड पे रेस्ट करती हैं और फिर भगवान से प्रेइंग करती हैं। एंड टेलिंग द बीड्स टिल हर लिप्स स्टॉप्ड, और माला जपती रहती हैं, पर क्या होता है उनका लिप्स स्टॉप हो जाता है, मतलब
उनका हाथ मूव करना बंद कर देता है। द रोजरी फेल डाउन, और जो माला रहता है वो नीचे गिर जाता है। अब मीन्स पता चल चुका है कि उनकी लाइफ अब नहीं रही, मीन्स उनका लाइफलेस हैंड हर मतलब उनका हैंड जो हो गया लाइफलेस हो गया, मतलब बिल्कुल ही निर्जीव हो गया है। मीन्स कह ले कि अब उसमें जान ही नहीं है, तो ऐसे छूट जाता है सब कुछ, हाथ से माला नीचे गिर जाता है। आप लोग फील कर पा रहे होंगे। हर बॉडी वॉज डिस्कवर्ड ऑन द फ्लोर, उनकी बॉडी जो फ्लोर पे पड़ी हुई थी। wrapped in a रेड शॉल आफ्टर शी डाइड। तो यहाँ पास बहुत ही दुख भरा अंत हुआ कि उनका जो बॉडी है फ्लोर पे ऐसे रखा हुआ है, एक शॉल में लपेटा हुआ है, उनकी बॉडी डेड मीन्स वो अब डाइड मर गई, उनकी मृत्यु हो चुकी है। टू ग्राइव हर डेथ थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो फ्ली इन thousands of sparrow flew in and set dispersed around her body। अब वो क्या देखते हैं, सब लोग देखते हैं कि जहाँ पास उनकी बॉडी पड़ी हुई है वहाँ पास थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो मीन्स बहुत ज़्यादा गौरैया। अब थाउजेंड्स ऑफ देख क्या रहे हैं, हाइपरबल का यहाँ पर एग्जाम्पल हो रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो मतलब हज़ारों की तादाद में स्पैरो वहाँ जो इकट्ठा हो गई हैं। हालांकि जो राइटर हैं उनकी माँ वहाँ पर जाती हैं, कुछ रोटियाँ तोड़ के डाल देती हैं, बट उस दिन ऐसा लग रहा था कि किसी भी गौरैया ने एक भी रोटी की बाइट टच नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि वो उसकी दादी माँ को एक अंतिम विदाई देने आई हैं। स्पैरो जो पूरा उनके पास में पूरा इकट्ठा हो गई थी, उनके बॉडी के पास में सब बिल्कुल इकट्ठा हो गई थी, और बिल्कुल आज कुछ भी वो चिकचिका नहीं रही थी, मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी, वो शांति से बस उनके पास बैठी हुई थी सारे के सारी गौरैया। ऑल द स्पैरो फ्ली अवे विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, मतलब बिल्कुल भी वो नॉइज़ नहीं कर रही थी, बिल्कुल आराम से फ्ली एकदम आराम से वो बैठी हुई थी। व्हेन द डेड बॉडी ऑफ द ओल्ड लेडी वॉज कैरिड अवे फॉर द लास्ट राइट्स, जब तक उनकी बॉडी को लास्ट राइट के लिए ना लिया गया तब तक की वो गौरैया वहीं पास उनकी बॉडी के साथ बैठी हुई थी। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर यहाँ एंड होता है। अब इसका हम थोड़ा सा कंक्लूजन देख लेते हैं, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तो हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। कंक्लूजन इसका हमारा क्या निकलता है, टू सम अप इन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी समरी, the writer and his grandmother had a beautiful bond between them and love each other। उनके पास आपने क्या देखा कि उनके रिलेशन में एक ब्यूटीफुली बॉन्ड अप दिखाया गया उनके बिटवीन, मीन्स ग्रैंड मदर और उनकी एंड हर ग्रैंड सन के बीच क्या दिखाया गया है, लव दिखाया गया है, लॉट ऑफ लव दिखाया गया। इस पूरे चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा कि आप देख रहे होंगे कि राइटर ने कितना ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है अपनी दादी के पूरे लाइफ को, अपने किस प्रकार से वो दोनों एक दूसरे से अटैच थे, किस प्रकार से उन दोनों का बॉन्डिंग था। द स्टोरी टेल्स अस हाउ ब्यूटीफुल अ रिलेशनशिप कैन बिकम बिटवीन अ ग्रैंडसन एंड हिज ग्रैंड मदर। तो फ्रेंड्स कमेंट में बताइएगा कि स्टोरी आपको कैसी लगी। पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये अच्छा भी है, थोड़ी सी एंडिंग इमोशनल हो जाती है, बट स्टोरी तो काफ़ी अच्छी है, थोड़ी सी शॉर्ट स्टोरी है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। तो चलिए फिर वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हमें इससे अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो हमारा पहला है, हाउ वॉज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो क्वेश्चन आप बहुत ही क्लियरली देखिएगा। तो किस प्रकार की रिलेशन है ग्रैंड दादी और पोते में, द रिलेशनशिप बिटवीन अ ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन इज अ केयर एंड लव का रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच। द पोएट वॉज फाउंड ऑफ हर ग्रैंड मदर एज ही रिमेंबर्स हाउ शी टुक केयर ऑफ हिम। किस प्रकार से दादी वो रिमेंबर करते हैं राइटर कि किस प्रकार से उनकी दादी बचपन में उनकी देखभाल करती थी, किस प्रकार से उनको केयर करती थी, किस प्रकार से उन दोनों का लव था। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। हाउ डिड द ऑथर डिस्क्राइब हिज ग्रैंड मदर। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पास देखिए डिस्क्राइब हो गया है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा नॉइज़ आ गया था। स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। हाउ डिड द ऑथर डिस्क्राइब हिज ग्रैंड मदर। द ऑथर डिस्क्राइब हिज ग्रैंड मदर एज एन ओल्ड एंड वीक वुमेन, जो कि बूढ़ी औरत थी और थोड़ी कमज़ोर भी थी, थोड़ी सी झुकी हुई थी, बेंड था उनका शरीर थोड़ा सा। वुमेन विथ वाइट हेयर, जो इनका हेयर क्या था, वाइट था, एंड रिंकल फेस, उनके फेस पर रिंकल पड़े हुए थे। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, जब उनकी दादी का डिस्क्रिप्शन दे रही थी तभी मैं आपको क्लियरली बता दी थी। व्हाट डिड द ऑथर मिस अबाउट हिज ग्रैंड मदर। जो ऑथर हैं वो किस चीज़ के लिए अपनी दादी को याद करते हैं। तो
द ऑथर मीन्स हाउ सी टुक केयर ऑफ हिम व्हेन ही वॉज अ किड, मीन्स जब वो चाइल्ड थे, कि बच्चे थे, छोटे से बच्चे थे, तो किस प्रकार से उनकी दादी उनका केयर करती थी। राइटर ये राइटर या फिर कह लीजिए ऑथर इस चीज़ को मिस करते, अपनी दादी को याद करके बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं। आपको पूरा चीज़ पढ़ के लगा होगा कि राइटर ने अपनी किस प्रकार से फीलिंग को निकाल के शब्दों के अकॉर्डिंग आपके सामने रख दिया है। वॉट आर द मेन थीम ऑफ द स्टोरी, अब आपकी क्वेश्चन आ सकता है कि वॉट आर द मेन थीम ऑफ द स्टोरी। द थीम कैन बी अंडरस्टूड टू बी स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द ऑथर्स लाइफ। ऑथर्स का डिफरेंट स्टेज मीन्स आपने देखा, सबसे पहले इस गांव की लाइफ दिखाई गई, फिर उसके बाद सिटी की लाइफ दिखाई गई, देन यूनिवर्सिटी की लाइफ दिखाई गई, फिर अब्रॉड तक की लाइफ दिखाई गई है। तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ऑथर्स लाइफ को इसमें मेंशन किया गया है। ड्यूरिंग चाइल्डहुड, इनोसेंस, एडोर्शन एंड लव बिटवीन द पेयर ऑफ ग्रैंड मदर and grandson from the main themes. However, during the author's time in the city, ये तो अभी तक का तो बचपन का था। फिर जब वो सिटी में आ जाता है तो क्या होता है, the two were bound by themes of disconnect and unfamiliarity, मीन्स अब उनका डिस्कनेक्ट हो जाता है किसी अपने पोते से। तो लास्ट में हम देखने को क्या मिलता है, लास्टली आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड द मेन थीम सीम्स टू बी द सेंस ऑफ रीयूनियन एंड बिटर स्वीट फाइनलिटी। बिटर स्वीट दिखा दिया गया, मतलब लास्ट में उनके रीयूनियन, उनके पोते के आने का रीयूनियन पार्टी मनाया जाता है, उसी में उनकी दादी की तबीयत खराब होती है और उनकी डेथ हो जाती है। इस प्रकार से ये लाइन जो लिया गया है, बिटर स्वीट ऑक्सीमोरन देखने को आपको मिल रहा होगा। बिटर स्वीट मतलब दो अपोजिट चीज़ें एक साथ प्लेस हैं, इसलिए यहाँ पास ऑक्सीमोरन होगा। क्वेश्चन नंबर, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर ये थोड़ा सा यहाँ पास यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द सेवरिंग ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर। आप देख रहे हैं कि क्या सेवरिंग आ जाता है, मतलब क्या उन लोग के अलगाव में कौन सा कारण आ जाता है, जो कि ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर के बीच कौन सा कारण आता है कि जिससे उन दोनों के बीच में दूरियां होने लगती है। द फर्स्ट इंस्टेंस वाज व्हेन दे मूव टू द सिटी वेयर देयर इंटायर लाइफ्स एंड देयर रूटीन चेंज। जब वो सिटी लाइफ में जाते हैं तो उनका पूरा रूटीन चेंज होता है, उनका पूरा इंटायर लाइफ चेंज हो जाता है। ये कारण बनता है, सेवरिंग का कारण बनता है। देयर टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन एंड कन्वर्सेशन वर आल्सो रिड्यूस ड्यू टू द चेंज इन द सब्जेक्ट टॉट एट हिज स्कूल। उनका कन्वर्सेशन, उनका डिस्कशन बंद हो जाता है, जो कि स्कूल में क्योंकि अब ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे जो दादी को समझ ही नहीं आते थे, तो दादी किस चीज़ पे कन्वर्सेशन करती, किस चीज़ पे बातें करती, तो उनकी बातें भी कम हो गई। द सेकेंड इंस्टेंस वॉज व्हेन ही वॉज अब्रॉड फॉर हिज स्टडीज़। जब वो अब्रॉड जाते हैं उनके अपने स्टडीज़ के लिए, तो ये सेवरिंग देखने को मिलता है। विथ हिज ग्रैंड मदर रिलक्टेंटली बट लविंगली सेंडिंग हिम ऑफ। अब देखने को क्या मिलता है कि हालांकि उनकी दादी तो उनसे बात नहीं करती, बट वो जब अब्रॉड जाते रहते तो कितना प्यार से उनको विदा करती हैं, फॉरहेड पे किस करती हैं और भगवान जी से प्रेयर करती हैं, कहा मेरे पोते का सब कुछ अच्छा ही हो। अब एक प्रकार से हम लॉन्ग क्वेश्चन देख ले, ये तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन की बात है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा था, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया कि आप लोग को मे बी इंपॉर्टेंट लगे, क्योंकि मुझे लगा द ग्रैंड मदर वॉज बॉदर्ड बाय द फॉलोइंग। मतलब कैसे होती, शी वॉज नो लॉन्गर एबल टू असिस्ट हिम इन हिज स्टडी। वो बहुत टाइम तक अब उसको अपने पोते को स्टडी में मदद नहीं कर सकती। ही बिगैन अटेंडिंग एन इंग्लिश मीडियम, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने लगा था, वो सिटी लाइफ में कि स्कूल इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ने लगा था। वेयर ही वॉज टॉट टॉपिक्स सच एज इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथ्स। वहाँ पास ये टॉपिक पढ़ा था जो कि दादी को समझ में नहीं आता था। दिस बिकम अ स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर हर। उनके बीच में ये एक प्रकार का स्टम्बलिंग ब्लॉक बना, किसके बीच में, ऑथर एंड उनके दादी के बीच में। देयर वर नो लेसन ऑन गॉड और ऑन द बाइबल। उनको दादी को क्या लगता था कि इसमें कोई भी भगवान के बारे में लेसन नहीं पढ़ाया जा रहा है, इसमें ये सब क्या है, इंग्लिश फिजिक्स मैथ्स पढ़ाया जाता है, इसमें कोई भी भगवान के बारे में तो पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। सी डिडंट लाइक द फैक्ट दैट वॉज टॉकिंग म्यूजिक लेसन। उनको म्यूजिक लेसन टीच करना अपने बच्चे को नहीं पसंद आता था। सी सेड वॉट जस्ट फॉर द बेगर्स एंड हरोड्स। मैंने बताया ना वो क्या कहती थी, म्यूजिक जो होता है वो बेगर्स के लिए होता है एंड हरोड्स के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 2, What would the author's grandmother do after the grew up and started studying at the university? जब यूनिवर्सिटी में जब वो अपना जाने लगे तो क्या ग्रीव अप मिलता है, क्या ग्रीव अप स्टार्ट होता है ऑथर के साथ, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड
हिज ग्रैंड मदर हैज चेंज ड्रामेटिकली। वो क्या करती हैं कि मतलब अपनी दादी से यही पूछा गया है कि जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं ऑथर तो उनकी दादी का रिएक्शन कैसा रहता है, तो वो क्या करती हैं अपने आप को बिल्कुल ग्रामेटिकली चेंज कर देती हैं। ही वॉज सिंस ही वॉज अ चाइल्ड, मतलब मीन्स कि जब जैसे कि वो जब चाइल्ड में रहती थी बस उसके अकॉर्डिंग वो बिल्कुल ड्रामेटिकली अपने आप को चेंज करती है। सी ग्रीव इन ग्रेसिंगली प्राइवेट, अब वो क्या अपने आप को प्राइवेट मतलब अकेले रहना पसंद करती हैं। शी स्पेंड हर डेज एट द स्पाइनिंग व्हील, अपने माले फेरने में अपना दिन पूरा बिताती रहती थी। प्रेइंग एंड फीडिंग स्पैरोज, अपने भगवान की पूजा करती रहती और जो स्पैरो को मतलब रोटी तोड़ तोड़ के देती रहती थी। इसने अपना पूरा दिन, जब उनका बच्चा उनका ग्रैंड सन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो उनका ये दिनचर्या बना हुआ था। द ग्रैंड मदर हैज़ बीन पोर्ट्रेड एज अ रिलीजियस क्रिश्चियन, व्हाट एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी कंट्रीब्यूटेड टू हिज इम्प्रेशन। अब एक ये दिखाया गया है कि कैसे उनकी जो ग्रैंड मदर थी किस प्रकार से एक रिलीजियस क्रिश्चियन वुमेन थी, मतलब कि कितना धार्मिक प्रवृत्ति की उनकी दादी थी। ये दिखाया गया है कि कौन कौन सी एलिमेंट्स इस स्टोरी में आपको दिखाए गए हैं। द ऑथर रिमेंबर्स हिज ग्रैंडमा एज अ रिलीजियस कैथोलिक, उनकी ग्रैंडमा क्या थी, एक रिलीजियस कैथोलिक थी। ही रिकॉल्स हर हॉबलिंग अराउंड द होम टेलिंग हिम अबाउट हर रोजरी बेंट्स, मतलब कि अपने माला फेरने के बारे में बताती रहती थी, भगवान के बारे में उनको कहानियाँ किससे सुनाती रहती थी, खाना भी खिलाती थी, तो भी कुछ न कुछ अपने पोते से, जब वो गाँव में थे कुछ न कुछ बात करती रहती थी, धार्मिक प्रवृत्ति की ही बात वो करती रहती थी अपने पोते से। ही रिमेंबर्स हर मॉर्निंग प्रेयर्स, सर कहते हैं कि मुझे याद आती है उनके मॉर्निंग प्रेयर्स, मुझे याद आते हैं। स्क्रिप्चर रीडिंग विद इन द टेम्पल, वो जब मैं पढ़ने जाता था तो वो वहाँ पर जो स्क्रिप्चर रहते थे उनको रीड करते थे, धार्मिक पुस्तकें वो पढ़ते थे। व्हेन द ऑथर वाज हाई स्कूल ही वाज नॉट टॉट अबाउट गॉड और बाइबल विच बॉदर्ड हिज ग्रैंड मदर, वो मतलब कि उनको जब वो हाई स्कूल में आया, उनका ऑथर हाई स्कूल में आया तो वो कहते थे कि मेरे पोते को तो कुछ भी बाइबल के बारे में नहीं बताया जा रहा है, कुछ भी भगवान के बारे में नहीं बताया जा रहा है, वो पता नहीं क्या सिखा रहे हैं। मीन्स वो सब्जेक्ट सिखा रहे थे, इंग्लिश मीडियम में वो पढ़ने गए थे तो वो सब्जेक्ट सिखा रहे, बट उनको लग रहा था कि उनको तो भगवान के बारे में बताना चाहिए मेरे पोते को। द ऑथर डिस्क्राइब हाउ शी स्पेंट ऑल ऑफ हर टाइम प्रेइंग ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज। ऑथर डिस्क्राइब करते हैं कि क्या कैसे उनकी दादी जो अपने लास्ट अंतिम सांस तक भी भगवान की धार्मिक प्रवृत्ति को नहीं छोड़ी, अंतिम सांस तक भी वो माला फेरती रह गई और अंतिम सांस तक भी भगवान की प्रेयर वो करती रह गई। आई होप तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स आपके बुक में कुछ लाइनें दी हुई हैं, इसकी मीनिंग आपको बताना ज़रूरी है, तो एक बार आप ये नोटिस कर लीजिए और बुक में सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। बहुत हाईलाइट किया हुआ है ऑथर, तो अगर कोई चीज़ हाईलाइट किया हुआ ऑथर किया रहे तो आपके एग्जामिनर को वो मिल जाता है कि हाँ ये चीज़ राइटर हाईलाइट किया है तो ये एग्जाम में आ सकता है, तो मैंने इसलिए उसको थोड़ा सा मेंशन कर लिया है कि इस मीन्स क्या होता है इसका। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग में, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग का मतलब क्या होता है, तो इसमें देखिए इसमें क्या है, राइटर किस प्रकार से अपने दादी का इमेज अपने माइंड में क्रिएट किया है, ये आपको डिस्क्राइब करना है। ग्रैंड मदर से इमेज इन द ऑथर्स माइंड हैज़ ऑलवेज बीन ऑफ एन ओल्ड लेडी। राइटर क्या कहता है कि मेरी दादी मुझे हमेशा से एक 100 साल की बूढ़ी औरत ही लगी, मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता था वो कभी जवान भी रही होंगी। विथ रिंकल्स एंड दैट रन्स अक्रॉस हर फेस, पूरे रिंकल्स उनके फेस पे पड़े हुए थे। द थॉट दैट सी वॉज वंस यंग प्रिटी एंड प्लेड was hard to believe for the author as he contradicted the image he had in his mind। मतलब ऑथर कहता है कि मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं होता कि वो कभी यंग भी थी, वो प्रिटी भी थी, या फिर वो मतलब कहता है मुझे ये सब यकीन नहीं होता है कि इस प्रकार का कॉन्ट्राडिक्टेड मतलब नहीं मुझे कि दादी मुझे हमेशा से ऐसे ही दिखी हैं, बूढ़ी औरत, उनके फेस पे रिंकल्स पड़े हुए हैं। मुझे कभी अगर मैं कोई मतलब मैंने लोगों से सुना है कि तुम्हारी दादी सुंदर थी, बहुत यंग थी, एक टाइम में यंग थी, तो मैं यकीन नहीं करूँगा कि मेरी दादी कभी ऐसी भी थी, क्योंकि मैंने कभी उनको ऐसा देखा ही नहीं है। नेक्स्ट है इन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। अपने दादी का थोड़ा सा यहाँ पास और कैरेक्टर डिस्क्राइब करते हैं। इसका मीन्स आपको डाल दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इसका मीन्स क्या होता है, तो आपको ये करना है। ग्रैंड मदर हैड अ काम पीसफुल एंड सीरीन कैरेक्टर, मतलब काम मतलब शांत रहती थी, पीसफुल रहती थी, एंड सीरीन मतलब धार्मिक प्रवृत्ति की उनकी वो औरत थी। द ऑथर कंपेयर्ड हर टू अ पीसफुल विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। जो कैसे कंपेयर करते थे दादी अपने ऑथर अपनी दादी कैसे कंपेयर करता था, जो विंटर की लैंडस्केप होती है माउंटेन्स की, उससे मतलब कि जो लैंडस्केप विंटर की पूरी भरी होती है, बर्फ से भरी होती है, सफ़ेद माउंटेन्स की, वैसे अपनी दादी के चेहरे को, पोर्ट्रेट को वो इमेजिन करते हैं। हर सिल्वर लॉक
her silver locks over the pale puckered face and a white spotless sari made her appear like a snow covered mountain। अभी क्या कहते हैं कि उनका उनका जो बाल था वो सिल्वर कलर का ऐसे उनके पूरे ऊपर आता था और थोड़े उनके पीले पीले फेस पे, और क्या कहते थे कि वो जैसे ऐसे लगता था कि वो क्या है, स्नो कवर्ड माउंटेन, मतलब कि बर्फ से ढकी हुई एक माउंटेन जैसे मेरी दादी लगती थी। अब टर्निंग पॉइंट यहाँ पास जान लीजिए, व्हाट इज टर्निंग पॉइंट? इट रिफर्स टू द पॉइंट इन द ऑथर्स लाइफ वेयर हिज रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर चेंज ड्रेस्टिकली। तो ये टर्निंग पॉइंट वो हो जाता है फ्रेंड, जबकि जब वो सिटी लाइफ में आ जाते हैं तो उनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट एक प्रकार का आपको देखने को मिलता है। इन द प्लॉट इट हैपेंड आफ्टर दे शिफ्टेड टू द सिटी हाउस व्हेन हिज पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड हियर। There, the author started going to English medium school and was picked up by a motor bus, breaking in the time of togetherness the author and grandmother had। अब देख रहे हैं टर्निंग पॉइंट का मीन्स क्या हुआ, ये हो गया उनके लाइफ में कौन से कब टर्निंग पॉइंट आया था, तो आपको बताना पड़ेगा कब आया था फ्रेंड। इस टाइम आया था जब वो सिटी लाइफ में एंट्री किए थे। एक्सेप्टेड हर सेक्युलेशन विथ रेजिग्नेशन। अब यहाँ पास देखिए एक्सेप्टेशन दिखा दिया गया दादी का, कि दादी कह रही है हाँ ठीक है अब मुझे अकेला ही रहना है। आफ्टर शिफ्टिंग टू द city and began separate from her village life, as well as her grandmother had to figure out how to spend her time in alone. Instead of creating a fuss about it, grandmother accepted the solution and involved herself in the activities that interested। अब वो क्या कह रही है कि हाँ मेरे साथ तो ठीक है, सबके साथ होता है, बच्चा मेरे स्कूल जा रहा है, तो क्या कर लेती हैं वो एक्सेप्ट कर लेती हैं किसका, सेक्युलेशन विथ रेजिग्नेशन का वो एक्सेप्ट कर लेती हैं कि हाँ ठीक है मुझे अब अलोन रहना है। मैं वो अपने अलग ही दुनिया बना लेती हूँ, अपना माला फेरने में, भगवान की पूजा करने में, बच्चों को दाना डालने में अपना पूरा दिनचर्या बिता देती हैं। अब एक बार इसकी मीनिंग देख लीजिए। अ वेरिटेबल बेल्टम ऑफ चिरुपिंग्स। Grandmother was most happy and satisfied when he spent her time with the sparrow. The sparrow too enjoyed her company and filled the veranda with their chirping almost। तो क्या कहते हैं, अब यहाँ पास इसका मतलब पूछ लिया जाएगा, एक प्रकार का वैकल्प समझ लीजिए आप कि इसका अ वर्टिबल बेल्टम ऑफ चेयरप्रेस क्या है, व्हाट इज ये क्या है। तो आपको क्या है करना है, ये जो चिरपिंग है वो क्या है, चिरपिंग्स जो है वो चिड़ियों का चहचहाना यहाँ पास दिखाया गया है कि वरंदा में किस प्रकार से दादी जब रोटियां तोड़ के डालती थी तो किस प्रकार से जो गौरैया आके स्पैरो आके उन दानों को चुगते थे और किस प्रकार से चिरपिंग करते थे। उनके लिए बहुत ही ज़्यादा, जो दादी के लिए कहते थे कि क्रिएटिंग चॉस, बहुत ही ज़्यादा इन आनंदमय उस टाइम का पल ये रहता था दादी के लिए। दो और है, मैं जल्दी जल्दी कवर कर रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है फ्रेंड्स, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। फ्राइवोलस रिबुक्स। इट रिफर टू द कैजुअल एंड लाइट हार्टेड स्कोल्डिंग बाई ग्रैंड मदर टू द स्पैरो। अब यहाँ पास आपके दिखाया गया है कि उसकी दादी कितनी लाइट हार्टेड थी, कितनी पीसफुल थी, कितनी काइंड हार्टेड थी, वो स्पैरो उनके साथ कितना ज़्यादा घुल मिल गए थे। सी डिड that often while feeding them and spending half and hour of the day with them। वो कितना मतलब एक उनको दाना पानी देती थी चिड़ियों को, प्लस उनके साथ दिन प्रतिदिन कितना अपने दिन का टाइम स्पेंड करती थी। किसके साथ करती थी, चिड़ियों के साथ स्पेंड करना ही कहलाता है, क्या कहलाता है, फ्राइवोलस रिबुक्स। नेक्स्ट और लास्ट, द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलपेडेड ड्रम। अब यहाँ पास ये चीज़ आपके उसमें दिखा गया है कि व्हाट इज़ डिलेपिडेड ड्रम मीन्स यहाँ पास व्हाट इज़ डिलेपिडेड ड्रम आपको देखने को मिलेगा और पूछ भी लेगा कि इसका मतलब क्या होगा। तो आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्जाम का आपका एग्जाम का लेवल कोई नहीं जानता कि आपके एग्जाम में क्या आ सकता है। तो इस प्रकार से हमें अपनी तैयारी उस हिसाब से करनी पड़ेगी कि हम किसी भी लेवल के लिए तैयार। इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी तो जरूर होगी लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। आपको पूरा टॉपिक इस वीडियो में मिल गया होगा क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया है इस वीडियो को बनाने में फ्रेंड। तो अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द फ्रेज पॉइंट आउट टू द फैक्ट दैट द ड्रम वॉज ओल्ड मीन्स ड्रम एक प्रकार से जैसे ओल्ड रहता है, उसकी दादी भी उसी प्रकार से ओल्ड है, वॉज ओल्ड एंड एज वेल यूज्ड विच लेड टू इट्स स्किन बी सैगी। अब उसकी स्किन कैसी हो गई, सैगी। जिस प्रकार से इस यहाँ पर जो ये ड्रम की तुलना है वो दादी से की जा रही है कि किस प्रकार से उसकी स्किन सैगी हो गई। It was a disintegrating and would have been in the storage for years until the day grandmother took it out to sing songs of the homecoming of warriors।
मतलब गाने गाती रहती थी, उस पर डोर पे बजाती रहती थी और वॉरियर्स की कहानी उनको सुनाती रहती थी। आई होप आपको ये स्टोरी फ्रेंड्स बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मुझे तो पर्सनली अच्छी लगी, मैंने आपसे बताया भी। काफ़ी अच्छी स्टोरी भी है और मैंने हर एक टॉपिक आपको कवर किया है, इसमें बहुत अच्छे से कवर किया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और एक अपना प्यारा सा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा मेरा पढ़ाने का तरीका रहा, आपको ये वीडियो कैसी लगी। और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जल्दी अपलोड करूँगी नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं फिर दोस्तों, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।